तो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का मेरे इस चैनल पे। तो आज हम लोग जा रहे हैं बात करने कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन के बारे में, जो कि आपका क्लास 9 का सिविक्स का चैप्टर 2 होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं इस चैप्टर में लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे। कि पहले तो अपार्थाइड होता क्या है, फिर साउथ अफ्रीका में न्यू कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना था, फिर कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, फिर इंडिया में कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना, फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या होती है, फिर प्रियम्बल क्या होती है। तो स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड के बारे में बात करते हैं। तो अपार्थाइड क्या थी? पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन थी। इसका मतलब कि लोग भेदभाव कर रहे थे क्याची के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे। जैसे इंडिया अंग्रेजों का गुलाम था ना, उसी तरह आपका साउथ अफ्रीका भी अंग्रेजों का गुलाम था। ठीक है, साउथ अफ्रीका भी आपका एक कॉलोनी था ब्रिटेन का। ठीक है, तो क्या होता था ना, जो ब्रिटिशर्स लोग जो कि आए थे नई ब्रिटेन से साउथ अफ्रीका में, वो पहले सेटल होते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं, रूल करना स्टार्ट कर देते हैं साउथ अफ्रीका को। ठीक है, तो रूल कर रहे थे तो उसमें क्या करते थे, वो भेदभाव कर रहे थे क्या चीज के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे भेदभाव कर रहे थे, स्किन कलर के बेसिस पे। ठीक है, तो वो भेदभाव कैसे कर रहे थे, स्किन कलर के बेसिस पे। जिसका स्किन कलर या तो ब्लैक या कलर्ड रहता था, कलर्ड मतलब सांवला, उनको क्या करते थे, उनको ना ही वो लोग कोई वोटिंग राइट देते थे, और वो लोग का अलग हर चीज रहता था, स्कूल हॉस्टल हॉस्पिटल हर चीज। इसको बोलते हैं सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन मतलब सेपरेट रहता था वो लोग का। ठीक है, ना ही उनके पास कोई वोटिंग राइट भी नहीं था, और ना ही उनके पास कोई राइट था कि वो एसोसिएशन फॉर्म कर पाए। एसोसिएशन मतलब नहीं, ग्रुप ऑफ पीपल एक साथ आके प्रोटेस्ट करे, तो वो उसका भी अधिकार वो लोग के पास नहीं था। तो देखिए इतना सारा चीज चल रहा था। ठीक है, तो फिर उसके बाद वो फॉर्मेशन होता है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का। ये अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ना, ग्रुप ऑफ पीपल थे जो क्या करते ना, लेड करते इसके अगेंस्ट, अपार्थाइड के अगेंस्ट। ठीक है, तो इसका जो लीडर था ना अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का, वो थे नेल्सन मंडेला। ठीक है, अब नेल्सन मंडेला आपके साउथ अफ्रीका के जैसे ये हैं, वैसे इंडिया के जिस तरह हम लोग कैसे गांधी जी हैं, उसी तरह नेल्सन मंडेला आपके साउथ अफ्रीका के, मतलब मान के चलिए महात्मा गांधी थे। ठीक है, साउथ अफ्रीका के। तो क्या होता है, उस समय बोला भी, बहुत सारे अदर कंट्री बोले ना कि ये अच्छा नहीं है, अनजस्ट है, अच्छा नहीं है, अपार्थाइड को वो लोग डिक्लेयर किए, समझे, मतलब दूसरा कंट्री लोग भी सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो वाइट ना, फिर भी वाइट लोग जारी रखे अपना, क्या बोलते हैं, ये रेसिस्ट रिजीम था ना, मतलब नहीं कि भेदभाव करना जारी रखे, जो भी उसके अगेंस्ट जाता था तो वो लोग क्या करते थे, उसको डिटेन कर लेते थे, या तो जेल में डाल देते थे, या तो टॉर्चर करते थे, या तो मार ही डालते थे उसको। समझे, किन लोगों को, ब्लैक या कलर्ड जो सावले थे। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या क्या हो रहा था कि अपार्थाइड के बारे में हम लोग पढ़े। अपार्थाइड क्या है, भेदभाव करना, क्या चीज के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करना। ठीक है, तो इसमें क्या था, पहले जो अंग्रेज लोग आए थे, वो लोग क्या साउथ अफ्रीका में सेटल हुए, उसके बाद साउथ अफ्रीका में रूल करने लगे। ठीक है, वो लोग फिर भेदभाव कर रहे थे क्या चीज के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे, स्किन कलर के बेसिस पे। ठीक है, कैसा, किस तरह का भेदभाव, नहीं वहां के जो ब्लैक लोग थे उनके पास वोटिंग राइट भी नहीं था, और दूसरा व्हाइट लोग का अलग स्कूल कॉलेज ये सब था, और ब्लैक लोग का अलग था, हर चीज हॉस्पिटल स्कूल कॉलेज ये सब। ठीक है, अब अब उन लोगों के साथ भेदभाव हो रहा था, तो नहीं, जो ब्लैक पीपल थे उनके पास एसोसिएशन फॉर्म करने का भी राइट नहीं था, कि कुछ ग्रुप ऑफ पीपल एक साथ आ जाए और प्रोटेस्ट करे, ये भी राइट नहीं था। लेकिन फिर भी कुछ सालों के बाद क्या होता है, एक नहीं, एक ग्रुप फॉर्म होता है जिसका था नाम अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। वो क्या करता है, वो इसी के अगेंस्ट था, अपार्थाइड के अगेंस्ट नहीं, लीड करता है स्ट्रगल को, मतलब लीड करता है। तो उसके मेन लीडर कौन थे, नेल्सन मंडेला थे। ठीक है, और दूसरे जो कंट्रीज थे वो भी बोले कि ये सही तरीका नहीं है, क्या बोलते हैं, अपार्थाइड सही चीज नहीं है कि आप इस स्किन टोन के बेसिस पे भेदभाव कर रहे हो। फिर भी वाइट लोग जारी रखे भेदभाव करना, मतलब ना नहीं, रेसिस्ट रिजीम, मतलब जो कंट्रोल था उस समय गवर्नमेंट के ऊपर, वो किनका था, वाइट लोग का था। समझे, और क्या जो भी उसके अगेंस्ट जाता था उनको या तो डिटेन कर लेते थे, मतलब जेल में डालते थे, या तो टॉर्चर करते थे, या मार ही डालते थे। किन लोगों को मार डालते थे, ब्लैक और सांवले लोगों को। ठीक है, अब बात करते हैं कि फिर तो साउथ अफ्रीका में कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। ठीक है, इतना भेदभाव हो रहा था तो फिर भी कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन वहां कैसे हुआ। तो देखिए, पहले तो वहां रिजीम चेंज हुआ, मतलब रिजीम चेंज मतलब जो पॉलिटिकल कंट्रोल था किनका था उस समय, व्हाइट लोग का था। तो नहीं, ब्लैक पीपल लोग का तो संख्या ज्यादा था, तो वो लोग क्या किए, प्रोटेस्ट किए और रिजीम चेंज करवा दिए, मतलब हटवा दिए वो लोग को। ठीक है, व्हाइट पीपल लोगों को, क्योंकि
व्हाइट लोगों का नंबर कम था और वही जो ब्लैक थे वो संख्या भी ज्यादा थे, तो वो लोग हटवा दिए जब प्रोटेस्ट स्टार्ट किए। तो फिर उसके बाद पहले तो वो लोग पॉलिसी चेंज किए, जो पॉलिसी चल रहा था नहीं कि सेग्रीगेशन का, कि अलग स्कूल कॉलेज ये सब वो सब हटाए, जितना भी लॉ था उसको रिपील करवाए, मतलब लॉ सबको भी हटा दिए। और जो मीडिया के ऊपर कंट्रोल करके रखी हुई थी नहीं वाइट पीपल लोग, वो भी हटा दिए कि मीडिया के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन है वो सब नहीं रहेगा, कि अब मीडिया के पास आजादी है, वो जो दिखाना चाहते वो दिखा सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया गया, जो नरसिन मंडेला थे ना उनको जेल में वो लोग डाल के रखे, तो उनको फ्री किया गया, समझे। उनको फ्री किया गया और उसके बाद वो लोग अनफर्न किया, अनफर्न अपना न्यू फ्लैग को, समझे, कि साउथ अफ्रीका का न्यू फ्लैग को अनफर्न किया गया, मतलब फहराया गया, ठीक है। किस दिन फहराया गया, आपका 26 अप्रैल 1994 को, ठीक है, जिस दिन आपका अपाथाइड एंड हुआ था, समझे। तो देखिए, फिर उसके बाद आप सोच रहे हो कि यार इतना सारा चीज हुआ, तो अब हो सकता है कि जो ब्लैक पीपल है वो हो सकता है अपना रिवेंज ले वाइट लोग के साथ। तो भी देखिए, अपना वाइट जो ब्लैक पीपल है ना वो अपना बड़प्पन दिखा के क्या करते हैं, वो बोलते हैं अपने फेलो मेट्स को, कि अपने साथियों के, कि हम लोग को ना माफ कर देना चाहिए वाइट पीपल को, ठीक है। तो व्हाइट पीपल लोगों को वो लोग कैसे माफ करते हैं, ठीक है। यार व्हाइट पीपल लोग को भी तो डर रहेगा कि अगर हम लोग यहीं रह गए साउथ अफ्रीका में, तो हो सकता है कल हो के ये लोग हमसे लोगों से बदला ले। तो फिर क्या किया जाता है ना, वो लोग प्लेज लेते हैं कि हम लोग सब मिल के एक डेमोक्रेटिक नहीं कंट्री फॉर्म करेंगे। डेमोक्रेटिक मतलब जिसमें डेमोक्रेटिक वैल्यूज हो, सबके पास बेसिक अधिकार हो, किसी के साथ भेदभाव ना हो, समझे। तो इसके लिए क्या करते हैं, जो दोनों थे बोथ ब्लैक और व्हाइट्स, वो मिलके कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करते हैं, समझे। कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करते हैं और उसके बाद साउथ अफ्रीका ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करता है कि वो मॉडल बन जाता है, मॉडल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मॉडल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि दूसरे कंट्री लोग भी प्रभावित होगी कि यार इतना अच्छा क्या बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का ये लोग फॉर्मेशन किया है, समझे। तो क्या होता है, पहले यहाँ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन का कैसे फॉर्म हुआ, तो पहले तो व्हाइट का जो कंट्रोल था सरकार के ऊपर, वो लोग को ब्लैक प्रोटेस्ट करके हटवा दिया व्हाइट पीपल लोग को। फिर उसके बाद जितने भी पॉलिसीज चल रहे थे, लॉज चल रहे थे, उस सबको हटाया गया। और जो मीडिया को पे जो रिस्ट्रिक्शन था उसको भी हटाया गया। फिर जो जेल में थे नेल्सन मंडेला, उनको फ्री किया गया। फिर क्या, जिस दिन अपार्थाइड को एंड किया गया उसी दिन उन लोग क्या किए, झंडा फहराए, ठीक है। जो कि डेट था आपका 26 अप्रैल 1994। फिर क्या, ब्लैक ये बोले कि हम लोग को फॉरगिव कर देना चाहिए, माफ कर देना चाहिए व्हाइट लोग को, ठीक है। फिर वो लोग शपथ खाते हैं कि यार हम लोग मिलकर नहीं एक डेमोक्रेटिक कंट्री का फॉर्मेशन करेंगे जहां पे सबके पास बेसिक अधिकार होगा, ठीक है। तो दोनों एक साथ वर्क करते हैं, ब्लैक और व्हाइट, और कैची का फॉर्मेशन करते हैं नहीं, ये इसमें लग जाते हैं कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। और अल्टीमेटली जो वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं वो मॉडल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है। मॉडल मतलब एक एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन ना जिसको देख के दूसरी कंट्री प्रभावित हो, मतलब नहीं इंस्पायर हो, ठीक है। तो अब कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, जो हम लोग तब से बोल रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन कुछ नहीं होता, एक बुक होता है, समझे। उसमें क्या लिखा होता है, अ सेट ऑफ रिटन रूल्स, नहीं कुछ नियम कानून उसमें मेंशन होते हैं, समझे, जो लागू होते हैं, जो एक्सेप्टेड बाय पीपल ऑफ अ कंट्री। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि जैसे नहीं एक कंपनी को चलाने के लिए कुछ रूल्स मेंशन होते हैं ना, उसी तरह एक देश को भी चलाने के लिए कुछ नियम हम लोग को चाहिए, जो कि एक बुक के अंदर लिखा होता है, समझे। ये सेट ऑफ रिटन रूल्स है, ठीक है, जो कि लागू होता है पीपल के ऊपर, कि ये लोगों को फॉलो करना चाहिए जो कि एक कंट्री में रहते हैं, समझे। अगर मान चलिए ये सेट ऑफ रूल नहीं होता, तो कोई भी आदमी किसी का मर्डर कर देता, सबको अपना मनमानी करते हैं। पर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है तो देखते हैं लोगों के पास बेसिक राइट है कि किसको क्या करना है, ये सब मेंशन है उसमें, समझे। तो क्या है, ये सेट ऑफ रूल्स है जो कि पीपल लोग के ऊपर लागू होता है जो कि एक कंट्री में रहते हैं, ठीक है। तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए, ठीक है। तो पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से ट्रस्ट और कोऑर्डिनेशन होता है, आता है कैसे, जैसे आपको पता है कि साउथ अफ्रीका में कैसे दो कम्युनिटी थी ना, ब्लैक्स और वाइट। अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता तो क्या ये लोग के बीच में ट्रस्ट नहीं होता, ये लोग को क्या कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू मान के चलिए एक एग्रीमेंट हो गया, एक रिटन फॉर्म में ये लोग को मिल गया नहीं, कि वाइट लोगों ये ट्रस्ट कर सकते हैं ये लोग के ऊपर, कि हाँ कि अगर ये लोग हमको लिख के दे रहे कि हम लोग पास राइट्स है, तो हो सकता है कि हम लोग के नहीं हम लोग से रिवेंज ना ले, जैसे हम लोग पास्ट में ब्लैक्स लोग को ट्रीट किया करते हैं, तो हो सकता है आज के टाइम में ये भी करते हैं। लेकिन क्या कॉन्स्टिट्यूशन में लिख के दे दिया कि हम लोग नहीं करेंगे, मतलब नहीं करेंगे इन द सेंस कि बेसिक राइट मिल गया है नहीं व्हाइट और ब्लैक दोनों को।
तो इससे क्या जनरेट हो रहा है, ट्रस्ट का भावना और कोऑर्डिनेशन आ रही है, ठीक है। फिर ये क्या करती है, ये बताती है गवर्नमेंट कैसे कंस्टिट्यूट होगा, मतलब गवर्नमेंट का कैसे फॉर्मेशन होगा, ठीक है। गौर अब देखिए गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हो गया तो गवर्नमेंट के पास क्या क्या पावर होगा, कौन कौन सा डिसीजन वो ले सकते हैं, उसका भी अधिकार होगा। अब देखिए ऐसा नहीं है गवर्नमेंट डिसीजन लेगा तो वो अनलिमिटेड पावर ले सकती है, समझे। उसमें भी पावर में भी तो लिमिट रहेगी ना, ऐसा नहीं कि एक्सेस पावर आप गवर्नमेंट को दे दीजिएगा तो वो तो अपना मनमानी करने लगेगी। तो ये क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट भी लगाता है पावर में गवर्नमेंट का, ठीक है। तो कैसे लिमिट लगाता है, अगर गवर्नमेंट मनमानी भी करेगा तो किसके ऊपर करेगा, सिटीजन के ऊपर ना करेगा। तो क्या ये लोग सिटीजन को क्या देते हैं, बेसिक राइट्स दे देते हैं, समझे। जिसके कारण गवर्नमेंट तो नहीं अपना एक्सेस कंट्रोल नहीं कर सकता पीपल के ऊपर। फिर अल्टीमेटली और क्या, एस्पिरेशन हम लोग को ये देता है कॉन्स्टिट्यूशन। एस्पिरेशन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में ना कुछ ऐसी चीज मेंशन रहते हैं ना कि हम लोग को क्या अचीव करना है अपने कंट्री में, नहीं हम लोग को अपने सोसाइटी को किस डायरेक्शन में ले जाना है, नहीं कि पीपल लोग के पास फ्रीडम हो, समझे, कि हम लोग को गुड सोसाइटी का फॉर्मेशन करना है जहाँ पे कोई भेदभाव ना हो, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, ये रिटन रूल्स होता है, समझे, जो कि एक्सेप्ट किया जाता है पीपल लोग के द्वारा जो कि ये कंट्री में रहते हैं, ठीक है। हम लोग क्यों चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये ट्रस्ट और कोऑर्डिनेशन का भावना जगाता है, ठीक है। फिर गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होगा ये इससे हमें पता चलता है, गवर्नमेंट फॉर्म होगा उसके बाद क्या गवर्नमेंट के पास क्या पावर होगा वो बताता है। फिर गवर्नमेंट के पावर में लिमिट लगाने का काम भी कौन करता है, कॉन्स्टिट्यूशन करता है। फिर कैसे लिमिट लगाने का काम करता है कॉन्स्टिट्यूशन, जो सिटीजन के पास होता है उनके बेसिक राइट देता है ये, ठीक है। और अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूशन आपको एस्पिरेशन भी बताते हैं कि नहीं हम लोग क्या अचीव करना चाहते हैं, कि नहीं एक अच्छा सोसाइटी का फॉर्मेशन करना चाहते हैं जहाँ कोई भेदभाव ना हो। अब बात कर लेते हैं कि अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, ये तो बात कर लिया। अब इंडिया में कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए इंडिया में जब कॉन्स्टिट्यूशन बनना स्टार्ट हुआ था ना, उस समय बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। क्या हुई थी ना, जब हम लोग को आज़ादी मिली थी ना उसी समय क्या बोलते पार्टीशन भी हुआ था, कि आपका क्या पाकिस्तान और इंडिया का बंटवारा जब हुआ था ना उसी समय हम लोग को, मतलब आपको पता है कि देखिए 14 अगस्त को क्या बोलते हैं इसका फॉर्मेशन हुआ था, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का, और 15 अगस्त को हम लोग का फॉर्मेशन हुआ। तो देख रहे हैं हम लोग को इंडिपेंडेंस और पार्टीशन एक एक ही टाइम में मिला, समझे, जो कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, ठीक है। फिर क्या, ऐसा नहीं कि उस समय जो अंग्रेज हम लोग के ऊपर राज करते थे तो पूरा इंडिया ही उनके कंट्रोल में था, नहीं। इंडिया के अंदर ना बहुत छोटे छोटे मतलब थे ना, प्रिंसली स्टेट थे। प्रिंसली स्टेट मतलब वो एरिया जिसके अंडर नहीं एक राजा का कंट्रोल हो, समझे। तब वो प्रिंसली स्टेट थे ना उनको चॉइस मिला था, या तो वो क्या बोलते हैं इंडिया को ज्वाइन कर सकते हैं, या तो वो पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकते हैं, या तो वो रिमेन फ्री, या तो वो अभी जिस तरह है वो उसी तरह रह सकते हैं, वो दोनों में से किसी को नहीं ज्वाइन कर सकते, समझे। ये भी एक तरह का मुसीबत ही था। लेकिन इसको कौन अल्टीमेटली रिजॉल्व किए थे, अपना सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसलिए ना इनको कहते हैं क्या बोलते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, इसलिए इनके नाम पे ना बना है, समझे। क्योंकि यही यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया करवाए थे, अल्टीमेट जितने भी प्रिंसली स्टेट थे सबको मिलवाने का सबसे बड़ा हाथ किनका था, इनका था, ठीक है। तो ये दोनों बहुत बड़े प्रॉब्लम थे कि यार हमें कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन करना था, लेकिन क्या जब हम लोग का देश आज़ाद हुआ तभी पार्टीशन भी हो गया। ऊपर से जो पार्टीशन होने के बाद भी जो इंडिया के अंदर जो प्रिंसली स्टेट थे अब उनको राइट मिल गया था कि या तो वो इंडिया में जुड़ सकते हैं या तो पाकिस्तान में, या तो नहीं वो किसी में ना जुड़ सकते हैं। तो इसलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे ना वो चिंतित थे कि अब फ्यूचर ऑफ इंडिया क्या होगा, समझे। तो देखिए अब कैसे बना होगा इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसे नहीं कि हम लोग तुरंत बहुत सारा आइडिया है और वो एक क्या बोलते हैं कॉपी में मेंशन कर दिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। देखिए जब हम लोग का देश आजाद नहीं हुआ था ना तो भी हम लोग का क्या बोलते हैं देश चल रहा था, एक क्या बोलते हैं समझे, एक लॉ के अनुसार जो कि था आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, समझे। तो बहुत सारा प्रोविजन है ना, हम लोग बहुत सारे लॉ की नियम कानून यहाँ से उठाए, ठीक है। फिर उसके बाद ना जब हम लोग का देश आजाद नहीं हुआ था ना तो बहुत सारा राइट चाहिए था हम लोग को, समझे। तो जो मोतीलाल नेहरू थे ना, क्या बोलते हैं नेहरू जी के पापा, वो ना अपना 14 पॉइंट रखते, समझे, कि हमें ये चाहिए, समझे। तो वहां से भी कुछ कुछ पॉइंट उठाया गया जो कि हम लोग क्या नहीं अपना जब ये इसका फॉर्मेशन करते कॉन्स्टिट्यूशन का तो उसमें मेंशन किया। फिर क्या, जो रेजोल्यूशन ऑफ ये था ना कराची सेशन जो हुआ था, सेशन क्या होता था कि नहीं, जब हम लोग का इंडिया आजाद नहीं हुआ था ना तो हर साल ना क्या बोलते हैं जो कांग्रेस थी ना, पॉलिटिकल पार्टी तो कांग्रेस बहुत पहले से ही है,
1885 से ही है, समझे। तो वो हर साल ना क्या बोलते हैं सेशन कंडक्ट कराती थी, मतलब सेशन मतलब मीटिंग, समझे। तो उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग था, क्या बोलते हैं कराची सेशन, जो कि हुआ था 1931 में। तो वहाँ भी रेजोल्यूशन पास हुआ था। रेजोल्यूशन मतलब बहुत लोग मिलके ने कुछ पॉइंट रखे थे, समझे। वहां से भी बहुत सारा पॉइंट उठाया गया, ठीक है। फिर देखिए, जो आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था ना, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से बहुत सारा आइडिया इमर्ज किए थे, तो उनको वहां से भी बहुत सारा पॉइंट उठाया गया। फिर जो आपका यूएसए है ना, वहां पे एक होता है द बिल ऑफ राइट्स। बिल ऑफ राइट मतलब कि लोगों के पास क्या क्या अधिकार होगा, वहां से भी हम लोग बहुत सारा पॉइंट उठाए। उसके बाद रशिया से भी हम लोग बहुत सारा पॉइंट उठाए। नहीं, सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन इन रशिया जो हुआ था, समझे, कि हम लोग को वेलफेयर स्टेट बनाना, ये सब, ठीक है। तो हम लोग कैसे फॉर्मेशन किए कॉन्स्टिट्यूशन का। तो देखिए, पहले तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उससे बहुत सारे प्रोविजन उठाए। फिर क्या मोतीलाल नेहरू का जो 14 पॉइंट था उससे उठाए। फिर जो रिजोल्यूशन हुआ था क्या कराची सेशन का, वहां से बहुत सारा पॉइंट उठाए। फिर फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो आइडिया इमर्ज हुए थे बहुत सारे, नहीं, इक्वालिटी, ये सब का वो सब पॉइंट इसमें मेंशन किए। फिर जो सिटीजन के पास जो बेसिक राइट्स होगा वो हम लोग यूएसए से उठाए। फिर क्या रशिया से भी उठाए वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट, समझे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये कंस्टिट्यूएंट असेंबली क्या था। तो देखिए, कॉमन सा बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए कोई कोई आदमी का जरूरत पड़ा होगा, समझे, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल को। तो जो आदमी लोग लगे थे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, समझे, तो वो पीपल लोग जो लोग बनाए थे ना, उन्हीं लोगों को कहते हैं कंस्टिट्यूएंट असेंबली, समझे, जो असेंबली बनाई थी कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है। तो जो पीपल लोग बनाए थे, क्या वो अपने आप चल गए थे कि हाँ यार मेरे को बनाना है कॉन्स्टिट्यूशन तो मैं जा रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं हुआ था। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए भी इलेक्शन कंडक्ट हुई थी, समझे, जो कि आपका इलेक्शन हुआ था जुलाई 1946 में, समझे। तो इसका जुलाई में इलेक्शन हुआ था, जिसमें बहुत सारे लोग इलेक्ट हुए, ठीक है। फिर उसके बाद जुलाई में इलेक्शन होने के बाद इसका पहला मीटिंग होता है दिसंबर में, आपको वही दिसंबर 1946 में, ठीक है। वो लोग बैठते हैं। तो देखिए, इलेक्शन इलेक्ट कितने लोग हुए थे, टोटल 389 मेंबर इलेक्ट होके आए थे, ठीक है। अब मैं बोला था ना कि पार्टीशन के कारण बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था। प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुआ था, जब पार्टीशन हुआ तो उसमें से जो 90 लोग थे ना, वो इंडिया छोड़ के पाकिस्तान में चले गए। अब पाकिस्तान में चले गए तो टोटल कितने मेंबर बचे, नहीं, 389 में से बस अब 299 ही मेंबर बचे। क्या, कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, ठीक है। तो देखिए, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, हम लोग अडॉप्ट करते हैं 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। और जो हमारा क्या बोलते हैं, ये वो फोर्स में आता है, कैम इनटू फोर्स, जो कि आपको 2 महीना बाद आता है 26 जनवरी 1950 को। इसका मतलब ना, देखिए, एडॉप्ट का मतलब क्या होता है, केम इनटू फोर्स का मतलब क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपका कॉन्स्टिट्यूशन है ना, जैसे आप कोई दुकान जाते हैं, समझे, मोबाइल खरीदने के लिए, तो आपके पास बहुत सारा ऑप्शन रहता है, समझे, कि आप कोई भी मोबाइल खरीद सकते हैं। तो उसमें से आप एक कोई मोबाइल खरीद लिए, तो आप क्या करें, उस मोबाइल को अडॉप्ट कर रहे हैं, समझे, वो खरीद लिया आप। अब खरीद लिए मोबाइल को, अब एक सप्ताह के बाद आप डिसाइड करते हैं ना कि वो मोबाइल को आप यूज करना स्टार्ट करेंगे, तो आप क्या कर रहे हैं, केम इनटू फोर्स, आप एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करें, उस मोबाइल पे काम करना स्टार्ट करें, समझे। तो उसी तरह हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन बन के तो तैयार हो गया था, क्या बोलते हैं, 26 नवंबर को, समझे। लेकिन हम लोग ना उसको लागू नहीं करवाए थे। हम लोग 2 महीना के बाद 26, क्या बोलते हैं, जनवरी को उसको लागू करवाते, तो क्या हुआ, एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो गया, मतलब केम इनटू फोर्स, समझे। अब ऐसा हम लोग क्यों किए थे, इसका बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि 26 जनवरी को ना इंपॉर्टेंट डेट माना गया था। क्योंकि एक सेशन हुआ था ना, जिसमें जिसको लीड किए थे, क्या बोलते हैं, नेहरू जी, समझे। तो 26 जनवरी का ही दिन था जब वो चाह रहे थे इंडिया को आजादी दिलवाना, पर इंडिया को तो आजादी कब मिल गया था हम लोग का, आ, आपका मिला था इंडिया को आजादी 15 अगस्त को, समझे। तो हम लोग का 15 अगस्त को एक दिन इंडिपेंडेंस डे बना रहे हैं, तो देखा जाए तो यार ये भी डेट इंपॉर्टेंट था, तो सोचा गया कि यार चलो, अगर 26 जनवरी को दिन हम लोग अगर इंडिपेंडेंस डे नहीं बना पाए तो इसको रिपब्लिक डे बना लेते हैं। नहीं, आज के दिन हम लोग क्या घोषित कर देते हैं, मतलब लागू करना स्टार्ट कर देते हैं अपना कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो देखिए, इसमें हम लोग क्या क्या किए। कंस्टिट्यूएंट असेंबली क्या थी, वो असेंबली जो कि मिल के कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन की थी, ठीक है। अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो लोग थे उनका भी इलेक्शन हुआ था। इलेक्शन हुआ था उनका जुलाई में, जो कि डेट देख सकते हैं आप,
1946, ठीक है। फिर उसके बाद जुलाई के बाद दिसंबर में आपका पहला मीटिंग होता है। उस मीटिंग में टोटल कितने लोग इलेक्ट हुए थे इलेक्शन के थ्रू? 389 लोग इलेक्ट हुए थे। लेकिन जब पार्टीशन हुआ तो उसमें से क्या 90 लोग चल गए पाकिस्तान में, बचे कितना? 299 लोग, ठीक है। फिर इसी में हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन बन के कब तैयार हो गया था? 26 नवंबर को तैयार हो गया था बन के, हम लोग अडॉप्ट कर लिए थे उसको। लेकिन उसको लागू कब किए? वो फोर्स में कब आया? 2 महीना बाद, नहीं 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यार, आपका कंस्टिट्यूएंट असेंबली अगर कॉन्स्टिट्यूशन बनाई तो हम लोग अंधाधुन लोग क्यों उसको फॉलो करने लगे, ठीक है। मतलब रीजंस फॉर एक्सेप्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय कंस्टिट्यूएंट असेंबली। ऐसा तो नहीं यार कि वो लोग लॉ बना और हम लोग सब अंधा आंख मूंद करके फॉलो करने लगे। तो उसके बहुत सारे रीजन है उसको फॉलो करने के लिए, ठीक है। तो देखिए, पहला तो रीजन ये था कि जो लोग कंस्टिट्यूएंट असेंबली में गए थे वो लोग क्या थे? इलेक्टेड थे, वो इलेक्शन के थ्रू गए थे। तो इनडायरेक्टली हम ही लोग का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रिप्रेजेंट कर रहे थे, समझे। तो क्या जो आपका बना था ना कंस्टिट्यूएंट, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, वो कैसे बना था? ब्रॉड कंसेंसस से। कंसेंसस मतलब सबके सहमति से बना था। किसके सहमति? पीपल ऑफ इंडिया के सहमति से बना था, समझे। जो कि वो पीपल ऑफ इंडिया के ही क्या बोलते हैं, आइडियोलॉजी को रिफ्लेक्ट कर रहा था, ठीक है। फिर उसके बाद उसका लेजिटिमेसी में कोई शक नहीं कर सकता था, कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता था। लेजिटिमेसी मतलब मान के चलिए नहीं कि एक क्वेश्चन है आपसे पूछा गया, ठीक है। उसका आंसर आप टीचर से पूछे और अपने दोस्त से पूछे, तो आप कह सकते हैं ना कि इन दोनों में से सबसे ज्यादा एक्यूरेट आंसर कौन दिया होगा आपको? आपके टीचर दिए होंगे। तो आप कह सकते हैं कि यार जो लेजिटिमेसी है वो क्या बोलते हैं, टीचर का आंसर का ज्यादा है, समझे, एज कम्पेयर टू स्टूडेंट। तो वही कह सकते हैं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का उस समय लेजिटिमेसी था ना वो ज्यादा था, उस पर कोई क्वेश्चन नहीं किया जा सकता था, ठीक है। तो देखिए, जो आपका कंस्टिट्यूएंट असेंबली था ना उसमें फेयर रिप्रेजेंटेशन था सारे रीजन का। फेयर रिप्रेजेंटेशन था सारे रीजन का, मतलब कि आपका देखिए जो इंडिया है ना वो बहुत बड़ा कंट्री है, समझे। तो यहाँ पे अगर आपका तमिलनाडु है, इधर आपका गुजरात है, इधर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के जो स्टेट है, तो मतलब समझे सारे एरिया से क्या बोलते हैं लोग आए थे, उन सब का रिप्रेजेंटेशन था, समझे। ऐसा नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर एरिया के लोग आए और क्या बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। अब जो आपका कंस्टिट्यूएंट असेंबली था, समझे, उसमें जो वर्कर्स थे ना, मतलब वर्कर्स मतलब जो लोग थे ना मेंबर्स, वो कैसे काम किए थे? सिस्टमैटिक तरीके से काम किए थे, ओपन काम किए थे। मतलब ओपनली मतलब ट्रांसपेरेंसी के साथ, ऐसा नहीं कि छुप के बना दिए नियम कानून, समझे। और कंसेंसुअल मैनर में मतलब एकदम ने सबके सहमति के साथ बनाए थे, समझे, ठीक है। उसके बाद क्या, हम लोग जब ड्राफ्ट तैयार करते थे, रूल्स तैयार कर रहे थे ना, तो हम लोग क्या पहले क्या करते, उस पर डिबेट डिस्कशन कर ले रहे थे। तो देखिए, जो भी हम लोग ड्राफ्ट तैयार करते थे ना तो पहले हम लोग डिबेट डिस्कशन कर लेते थे, मतलब सबका सहमति लिया करते, समझे। कुछ छुप के नहीं किया करते थे, ठीक है। उसके बाद देखिए, जो भी डॉक्यूमेंट्स थे ना या जो भी वर्ड्स स्पोक किए गए थे उस समय, समझे, उन सबको रिकॉर्ड किया गया और प्रिजर्व करके मतलब बचा के रखा गया, समझे, कि कल होके नहीं फिर फ्यूचर में अगर हम लोग को जरूरत पड़ा वो सब डॉक्यूमेंट्स का तो हम लोग क्या कर सके, रेफर कर सके आज की पार्लियामेंट, समझे, उस डॉक्यूमेंट लोग पे, कि नहीं उसका इंटरप्रिटेशन कर सके कि नहीं उस टाइम की कंस्टिट्यूएंट असेंबली क्या चाहती थी। मतलब कोई अगर मान चलिए कोई नियम कानून लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में, अगर वो हमको आज नहीं समझ में आ रहा है तो हम उसको रेफर कर सकते हैं, समझे, और उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, मतलब उसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो उसको कहते हैं कंस्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट, ठीक है। तो एक बार फिर बात कर लेते हैं, तो हम लोग क्यों मतलब एक्सेप्ट कर लिए थे, क्या रीजन थे कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनाया और हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट कर लिए। तो पहला रीजन ये था कि सबको मिल के बनाए थे, समझे, ब्रॉडर कंसेंसस था, ब्रॉडर कंसेंसस था। फिर दूसरा, उसका लेजिटिमेसी पे शक नहीं किया जा सकता था, समझे, नो क्वेश्चनिंग। फिर उसके बाद सबका फेयर रिप्रेजेंटेशन था सारे एरिया से, सारे रीजन से, समझे। मतलब उसके बाद जो आपका ये बनाया गया था वो कैसे बनाया गया था, सिस्टमेटिक मैनर में, खुलेआम मतलब कुछ छुपा के कोई नहीं रूल नहीं बनाया गया था, समझे, कंसेंशुअल मैनर में बनाया गया था। फिर डिबेट डिस्कशन किया गया था, तब फिर ड्राफ्टिंग तैयार किया था गया था, ठीक है। और फिर जितने भी वर्ड या डॉक्यूमेंट सब स्पोक किए गए थे उन सबको क्या किया गया था, प्रिजर्व करके मेंशन किए रखा गया था ताकि फ्यूचर में अगर जरूरत पड़े तो हम लोग रेफर कर सके, समझे। इसको कहा जाता है कंस्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स, ठीक है। अब देखिए, गाइडिंग वैल्यूज क्या थी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। गाइडिंग वैल्यूज मतलब नहीं कि उस टाइम के जो प्रोमिनेंट बड़े बड़े पर्सनैलिटी थे ना, तो उनकी जो आइडियोलॉजी थी ना, सोचने का तरीका, तो उनसे क्या क्या हम लोग लिए थे, समझे।
तो हम लोग क्या क्या गाइडिंग वैल्यूज लिए थे, उनका क्या क्या सोच लिए थे बड़े बड़े पर्सनैलिटी का। तो पहले तो गांधी जी का, हम लोग गांधी जी का क्या लिए थे। पहले तो गांधी जी देखिए कंस्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे, पर भी बहुत लोग जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली में थे ना, वो उनके विजन को फॉलो कर किया करते थे। किनके विजन को। गांधी जी के विजन को, ठीक है। तो देखिए गांधी जी क्या चाहते थे, इक्वालिटी लाना चाहते थे। किस टाइप का इक्वालिटी, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और कल्चरल इक्वालिटी। नहीं कि सोशल इक्वालिटी मतलब कि समाज में सब एक जैसा होगा, समझे। कोई ये नहीं कह सकती यार मेरा कास्ट बड़ा है तुम्हारा कास्ट बड़ा है, ऐसा नहीं। इकोनॉमिक इक्वालिटी मतलब जिसको जो चीज का बिजनेस करना चाहता है वो कर सकता है, ठीक है। पॉलिटिकल इक्वालिटी मतलब अगर किसी को इलेक्शन में खड़ा होना है तो वो खड़ा हो सकता है। कल्चरल इक्वालिटी मतलब सब अपना त्योहार बना सकते हैं, समझे, बिना किसी रोक टोक के, ठीक है। अब देखिए, ये तो हो गया महात्मा गांधी जी का आइडियोलॉजी। फिर उसके बाद अंबेडकर जी का आइडियोलॉजी क्या था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए थे कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन में, ठीक है। लेकिन इनका जो सोचने का तरीका था ना इनइक्वालिटीज को लेके, वो थोड़ा डिफरेंट था, समझे। ये भी इनइक्वालिटी को रिमूव करना चाहते थे, पर इनका सोचने का तरीका अलग था। क्यों, क्योंकि ये ना लोअर क्या बोलते हैं सेक्शन ऑफ सोसाइटी से बिलोंग किया करते थे, समझे, आपके अंबेडकर साहब। तो अंबेडकर जी बहुत ना भेदभाव सफर कर चुके थे बचपन में, तो उनको लगता था ना कि थोड़ा ना स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए अगर हम लोग को ये सबको हटाना है, नहीं समझे, भेदभाव को। तो इनका ओपिनियन ना कंप्लीटली डिफरेंट था, किनसे, महात्मा जी से, महात्मा गांधी जी से, मतलब डिफरेंट ओपिनियन था महात्मा गांधी जी से और उनका विजन से, कि महात्मा जी जैसे महात्मा गांधी सोचा करते थे, ठीक है। और आपके तीसरे पर्सनैलिटी हो गए जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू भी ना बहुत सारे स्पीच में ह्यूमैनिटी का बात किया करते थे। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी ह्यूमैनिटी के बारे में बहुत जगह मेंशन किया गया है, ठीक है, इंसानियत के बारे में, तो ठीक है। तो हम लोग क्या क्या गाइडिंग वैल्यूज अडॉप्ट किए, पहला तो महात्मा गांधी जी का इक्वालिटी का प्रिंसिपल। किस तरह की इक्वालिटी, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, कल्चरल, ठीक है। फिर अम्बेडकर जी का हम लोग आइडियोलॉजी भी हम लोग यूज किए, किस तरह का, यार इनइक्वालिटी तो ये भी रिमूव करना चाहते थे, पर नहीं, तो कि कॉन्स्टिट्यूशन में एकदम साफ मेंशन होना चाहिए कि जो लोअर सेक्शन के जो लोग हैं ना उनको ये स्पेशल राइट देना चाहिए, कि नहीं, अगर लोअर जो नहीं लोअर सेक्शन के जो लोग हैं अगर उन लोगों को थोड़ा सा स्पेशल राइट मिलेगा तो वो क्या, आज के टाइम में जो लोग आगे हैं उनके लेवल बराबरी में वो लोग आ जाएंगे, ठीक है। और फिर जवाहरलाल नेहरू का ह्यूमैनिटी का आइडियोलॉजी को अडॉप्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। अब प्रियम्बल क्या होता है। देखिए प्रियम्बल आपका कुछ नहीं होता, आप कह सकते हैं इसको फिलोसफी, नहीं तो प्रीफेस, नहीं तो इंट्रोडक्टरी डॉक्यूमेंट, समझे, जो कि रिफ्लेक्ट करता है बेसिक आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कुछ नहीं, आप देखोगे जब आप कोई भी बुक पढ़ते हैं ना तो उसमें पहला इंट्रोडक्टरी पेज होता है जिसमें मेंशन होता है चैप्टर का नाम, नहीं, और चैप्टर में क्या क्या होगा ये सब, उसी को कहा जाता है आपका प्रियम्बल। मतलब प्रियम्बल जैसे वो इंट्रोडक्टरी बुक, देखिए बुक में कैसे एक इंट्रोडक्टरी पेज होता है, उसी तरह प्रियम्बल में जो इंट्रोडक्टरी पेज होता है ना उसको हम लोग, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में जो इंट्रोडक्टरी पेज होता है ना उसको हम लोग प्रियम्बल कहते हैं, ठीक है। कह सकते हैं कि वो पहला पेज समरी होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि नहीं एक छोटे से पन्ने में बता दिया जाता है कि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मेंशन होगा, ठीक है। तो क्या होता है, ये फिलोसफी होता है। फिलोसफी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का फिलोसफी है, मतलब आइडियोलॉजी, कि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन में क्या थॉट्स मेंशन है, हम लोग कौन कौन सा आइडिया अपनाएंगे, समझे। ये आपका प्रियम्बल में मेंशन है। प्रीफेस मतलब इंट्रोडक्टरी पार्ट, समझे। और फिर क्या, समरी, कि सार में मेंशन है। सार कैसे, कि नहीं पूरा सार में मेंशन है, मतलब क्या छोटा क्रक, उसका क्रक्स कहते हैं ना, कोर वैल्यू सब मेंशन है पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल में, ठीक है। अब देखिए, अब प्रियम्बल में जो जो मेंशन है उसमें से इंपॉर्टेंट क्या बोलते हैं कीवर्ड्स है ना, वो सब बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िएगा ना तो उसमें पहला ही वर्ड आता है वी, द पीपल ऑफ इंडिया। इसका मतलब होता है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन का पावर है ना वो हम पीपल के थ्रू आया है, समझे, ड्रॉन अप देयर रिप्रेजेंटेटिव, समझे, वो हम लोग के थ्रू आया है कॉन्स्टिट्यूशन का पावर। ऐसा नहीं कि हम लोग को कोई किंग दे के गया कि ये लो बेटा, हमें राजा, हम तुमको दे दिए कॉन्स्टिट्यूशन, तुम इसको फॉलो करो, या कोई अमेरिका हमको दे के नहीं गया, समझे। हम लोग खुद ही इसको क्या बोलते हैं बनाए। हम लोग कैसे बनाए, क्योंकि हम लोग जो रिप्रेजेंटेटिव चूज किए थे वो लोग हम लोग के बिहाफ में कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन किए थे, नहीं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जिनको हम इलेक्ट किए थे वही लोग ना बनाए, समझे, ठीक है। उसके बाद सोवेरियन, सोवेरियन मतलब होता है ना कि देखिए जो हम लोग का कंट्री है ना वो अपना
डिसीजन ले सकता है, उसके पास सुप्रीम पावर है, वो अपना डिसीजन ले सकता है विदाउट एनी क्या बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन। वो उसके ऊपर कोई बाधा नहीं है, चाहे वो एक्सटर्नल मैटर में डिसीजन लेना हो या इंटरनल अफेयर में, वो खुल के डिसीजन ले सकता है, उसको कोई कंट्रोल नहीं करेगा। मान के चले अगर इंडिया को ऑयल खरीदना है, उसको रशिया से ऑयल खरीदना, वो रशिया से खरीदेगा, ईरान से खरीदना ईरान से खरीदेगा, समझे। अमेरिका उसको नहीं रोक सकता है। या मान चलिए इंटरनल मैटर हो गया, इंटरनल मैटर मतलब उसको कहीं पे कोई डैम बनाना, तो किसी से पूछेगा नहीं इंडिया, समझे। ये हो गया आपका सोवेरियन, मतलब इंडिया के ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है, ये हो गया सोवेरियन। उसके बाद इंडिया क्या है, सोशलिस्ट। सोशलिस्ट मतलब कि जितने भी वेल्थ जनरेट होंगे ना इंडिया के अंदर, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे सोसाइटी में, समझे। तो देखिए जितने भी वेल्थ जनरेट हुए इंडिया के अंदर, वो क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा सब लोगों के बीच में। क्यों? ये करने से क्या होगा, आपका रिड्यूस होगा, नहीं जितने भी सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है ना, भेदभाव, वो रिड्यूस होएगा। क्योंकि अगर देखिए सबके पास इक्वल अमाउंट में पैसा होगा, तो कोई क्यों ही भेदभाव करेगा कि अरे मेरे पास ज्यादा पैसा है, या सबका एक ही जैसा कास्ट होगा, मान चलिए एक तरह से देखा जाए तो। भेदभाव क्यों करेगा? भेदभाव कब कब कोई कब करता है, जब किसी के पास रिसोर्सेज ज्यादा होता है, किसी के पास रिसोर्सेज कम होता है, समझे। तो इसको रेगुलेट कौन करेगा, देख रेख किसके अंडर में? नहीं, इसको गवर्नमेंट रेगुलेट करेगा, जैसे ओनरशिप ऑफ लैंड, इंडस्ट्री, समझे। अगर मान लीजिए लैंड ही है, तो अगर गवर्नमेंट लैंड को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, तो समझे रिसोर्सेज सबको इक्वली मिल गया, समझे। अगर सबको एक जैसा जमीन मिला, तो पैदावार नहीं, फसल उगाएगा तो मोटा मोटी एक ही जैसा फसल सबको उगेगा, समझे। इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में सबको राइट होना चाहिए कि एम्प्लॉयमेंट का, समझे। तो सोशलिस्ट क्या हुआ, जितना भी वेल्थ जनरेट होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। सोवेरियन क्या हो गया, मतलब अगर इंडियन गवर्नमेंट कोई डिसीजन लेगा तो किसी के कंट्रोल में आके नहीं लेगा, समझे। वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन हुआ है वो हम लोग के थ्रू हुआ है, मतलब जो इंडिया के लोग हैं वो लोग उसको फॉर्मेशन में उनका हाथ, समझे। वो मिलके बनाए कॉन्स्टिट्यूशन को, ऐसा नहीं कि कोई बाहर का, नहीं बाहर का कंट्री हम लोग को बना के नहीं दिया, या कोई राजा हमको बना के नहीं दिया है, समझे। अब देखिए हम लोग हैं एक डेमोक्रेटिक नेशन। डेमोक्रेटिक मतलब होता है इंडिया में जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना, वो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। डेमोक्रेटिक मतलब हो गया जो हेड है ना, मतलब जो लीडर है ना, वो हम लोग के थ्रू इलेक्टेड है, समझे। और जो गवर्नमेंट जो काम करेगा ना, वो बेसिक रूल्स के अनुसार काम करेगा, समझे। मतलब जैसे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मतलब जो आपका हिटलर था ना, वो क्या था, डिक्टेटर से फॉलो करता था, समझे। वो एक डिक्टेटर था, समझे। तो वो भी एक तरह का फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था। पर इंडिया क्या है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। मतलब जो यहाँ पे हेड है ना, उसको क्या बोलते हैं, लोग इलेक्ट होते हैं, समझे। इलेक्शन होता है प्रॉपर, उसके थ्रू क्या बोलते हैं, हेड इलेक्ट होता है, समझे। और ये जो गवर्नमेंट भी इलेक्ट हुआ है ना, तो इसके पास अनलिमिटेड पावर नहीं, इसको जो मन करेगा वो डिसीजन ले लेगा, नहीं। इसको क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार काम करना होगा, समझे। कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बेसिक रूल्स मेंशन है ना, उसके अकॉर्डिंग काम करना होगा, समझे। अब दूसरा क्या हो जाता है, वैल्यू, इक्वालिटी। इक्वालिटी मतलब सब लोग इक्वल है लॉ के बिहाफ में, समझे। इक्वालिटी बिफोर द लॉ। मान चलिए अगर कोई पनिशमेंट, मतलब अगर कोई क्राइम कमिट किया है, चाहे वो कोई भी रिलीजन का हो, कोई भी कास्ट का हो, दोनों को इक्वल लेवल का पनिशमेंट मिलेगा, समझे। कोई दूसरा को इन्फीरियर नहीं ये कर सकता, या कोई आज के टाइम में ये अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं कर सकता। बोलते हैं ना छुआछूत, कि अगर हम तुमको छू देंगे तो हम अपवित्र हो जाएंगे, ये वो। तो वो चीज़ आप फॉलो नहीं कर सकते। अब सबको क्या बोलते हैं, कानून की नज़र में बराबर है, ठीक है। तो ये क्या करती है, गवर्नमेंट इक्वालिटी इंश्योर करती है, कैसे, एजुकेशन और जॉब में, समझे। कि अगर कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, तो सबके पास हक है कि वो एडमिशन जाके ले सकता है उसमें, ठीक है। अगर सरकार जॉब दे रही है, तो सरकार सबको जॉब देगी, समझे। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखेगी अपने सिटीजन के लिए। और उसके बाद जस्टिस। जस्टिस मतलब कि सरकार कोई भी भेदभाव नहीं करेगी, कौन से बेसिस पे, कौन कौन से ग्राउंड्स पे। कास्ट के बेसिस पे सरकार भेदभाव नहीं करेगी, रिलीजन के बेसिस पे भेदभाव नहीं करेगी, जेंडर के बेसिस पे भेदभाव नहीं करेगी। जेंडर मतलब अगर तुम मेल है तो तुमको चलो ज्यादा प्रायोरिटी दे देते हैं, तो ऐसा नहीं कर सकती गवर्नमेंट, ठीक है। तो गवर्नमेंट को क्या करना होगा, वेलफेयर में काम करेगा, नहीं। और खासकर किसके वेलफेयर में, नहीं, जो स्पेशली जो कि ज्यादा डिसएडवांटेज्ड ग्रुप है, नहीं, जो ज्यादा पिछड़े वर्ग है ना, उन लोगों के फेवर में तो और ज्यादा काम करना होगा गवर्नमेंट को, समझे। क्योंकि आप देखिएगा तो अनटचेबिलिटी है, ये सब जनरली कौन, किन पे ज्यादा ये किया जाता था, भेदभाव किनके साथ ज्यादा होता था पास्ट में, जो पिछले, नहीं पिछड़े वर्ग है उन लोगों के साथ, समझे। तो इसमें लोग क्या क्या पढ़े कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, जिसमें हेड इलेक्टेड होता है पीपल के थ्रू, और जो गवर्नमेंट है जो इलेक्ट हुआ है वो क्या बेसिक रूल्स के अनुसार काम करेगा, समझे।
वो अपना मनमानी नहीं करेगा। फिर क्या इक्वालिटी मतलब सबको लॉ के मतलब नहीं कानून की नज़र में बराबर है, ठीक है, और आपको एजुकेशन और जॉब में क्या बोलते हैं राइट मिलेगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा, ठीक है। जस्टिस मतलब कोई भी आपके साथ भेदभाव नहीं होगा कास्ट रिलीजन जेंडर के बेसिस पे, समझे। और यहाँ वेलफेयर स्टेट का बात हम लोग करते हैं, मतलब वेलफेयर मतलब जो ज़्यादा पिछड़े हैं उनको थोड़ा नहीं, उसके अपलिफ्टमेंट के लिए सरकार ज़्यादा काम करेगी। अब बात कर लेते हैं रिपब्लिक। रिपब्लिक क्या होती है? यहाँ जो हेड ऑफ द स्टेट होता है ना, वो इलेक्टेड बाय द पीपल। हेड ऑफ द स्टेट मतलब आपका इंडिया में कौन हो गया ये प्रेसिडेंट, वो आपके हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। वो किसके थ्रू इलेक्टेड होते हैं? पीपल के थ्रू इलेक्टेड होते हैं, समझे। वो कोई हेरिडेटरी पोजीशन नहीं होता है। हेरिडेटरी पोजीशन मतलब कहते हैं ना कि राजा का बेटा ही राजा बनता है, तो वो इंडिया में नहीं होता है। आज हो सकता है कि अगर आज कोई प्रेसिडेंट है तो कल दूसरा कोई प्रेसिडेंट हो सकता है, समझे। वो पीपल के क्या बोलते हैं वोट के अनुसार होता है, ठीक है। रिपब्लिक मतलब समझ गए आप। अब सेकुलर, सेकुलर क्या होता है कि सिटीजन के पास फ्रीडम है कि वो कोई भी रिलीजन को फॉलो कर सकता है, और जो कंट्री का ना खुद का कोई रिलीजन नहीं होगा, समझे। जो जैसे आपका पाकिस्तान है वो कैसा एक इस्लामिक कंट्री है, उस तरह आप इंडिया को कोई मतलब नहीं रिलीजन के साथ नहीं जोड़ सकते, समझे। और जो गवर्नमेंट होगा ना वो सारे रिलीजन को इक्वली ट्रीट करेगा, समझे। किसी को ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देगा, समझे। सबको इक्वली ट्रीट करेगा, रिस्पेक्ट करेगा। तो सेकुलर मतलब लोग क्या समझे? जो सिटीजन है वो कोई भी धर्म को फॉलो कर सकता है, और कंट्री का कोई खुद का धर्म नहीं होगा। और जो गवर्नमेंट है सबको इक्वल रिस्पेक्ट देगा, सारे रिलीजन को, चाहे वो मुस्लिम हो, क्या मतलब इस्लाम का रिलीजन हो, चाहे हिंदुइज्म हो, जैनिज्म हो, बुद्धिज्म हो, सबको इक्वली ट्रीट करेगा, ठीक है। लिबर्टी, लिबर्टी मतलब ना आजादी, समझे। कि अब नो अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन मतलब फिजूल के रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा आपके ऊपर, समझे। ऑन सिटीजन, अगर सिटीजन कोई आदमी है कुछ सोच रहा है तो वो नहीं सोच सकता, उसके पास अधिकार है। वो अगर कुछ थॉट प्रोसेस मतलब कुछ सोच रहा है तो कुछ बोलना चाहता है तो वो बोल सकता है। कोई एक्शन परफॉर्म करना चाहता है तो वो एक्शन परफॉर्म कर सकता है। एक्शन परफॉर्म करना मतलब कि वो कोई चीज का बिजनेस करना चाह रहा है तो कर सकता है, अगर वो सही चीज का बिजनेस करना चाह रहे हैं, समझे। उसमें गवर्नमेंट नहीं उसको रोकेगी। अब ऐसा नहीं कि आप जा रहे हो क्या बोलते हो ओपियम का खेती करने, समझे, तो वो नहीं कर सकते। ओपियम मतलब नहीं चरस गांजा का आप खेती बोले कि भाई हम चरस गांजा का खेती कर लेते हैं अब खूब पैसा कमाएंगे, तो भाई वो नहीं चलेगा, समझे। लिबर्टी मतलब आपके पास आजादी, आप जो करना चाहो कर सकते हो, पर वो अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए, मतलब समझे रीजनेबल होना चाहिए। अगर रीजनेबल होगा तो आपको गवर्नमेंट नहीं रुकेगा, और अनरीजनेबल हुआ तो हो सकता है आपको गवर्नमेंट दो डंडा भी मार दे पिछवाड़े में, ठीक है। अब फर्टेनिटी, फर्टेनिटी मतलब क्या होता है? भाईचारा, समझे। कि हम लोग सब कहते हैं ना कि हम लोग को इस तरह रहना चाहिए कि हम लोग सब एक ही फैमिली के मेंबर है, समझे। किसी को हम लोग को इन्फीरियर ट्रीट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ लिए कि रिपब्लिक, रिपब्लिक मतलब जो हेड ऑफ द स्टेट है वो क्या होगा? इलेक्टेड होगा, ना कि वो हेरिडेटरी होगा। हेरिडेटरी मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा, वो वाला हिसाब नहीं लगेगा। सेकुलर, सेकुलर सेकुलर मतलब सारे रिलीजन इक्वली है, समझे। कोई आदमी है वो कोई भी रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकता है, कंट्री का कोई रिलीजन नहीं होगा। और गवर्नमेंट सब सारे रिलीजन को इक्वली ट्रीट करेगा, ठीक है। लिबर्टी, लिबर्टी मतलब आप कोई ढंग का काम करना चाह रहे हो, आप कोई चीज सोच रहे हो जो कि सही है, तो उसमें आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, आपको कोई रोका नहीं जाएगा, गवर्नमेंट नहीं रुकेगा, समझे। तो ठीक है। फर्टेनिटी मतलब हम सबको हम ऐसे ट्रीट करना चाहिए, भाईचारे के साथ रहना चाहिए, समझे। किसी को इन्फीरियर ट्रीट नहीं करवाना चाहिए कि भाई तू मेरे से नीचे है, इस तरह, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए